हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारी मस्ती होंगी। तो बच्चों, आज हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। बच्चों, हमने लास्ट 3 लेक्चर में वर्नर थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की टर्मिनोलॉजी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। और बच्चों, साथ में इस पूरे चैप्टर के नोट्स मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना और लिख लेना। अगर आपके पास लिखने का टाइम ना हो तो आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, क्योंकि नोट्स एकदम क्लीन है। लेकिन मेरे हिसाब से लिखना ही ठीक रहेगा, क्योंकि लिखा हुआ ज्यादा याद रहता है। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों देखो, आज के लेक्चर में हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म पढ़नी है। तो देखो, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि वे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज जो होती है वो अलग अलग होती है। उन कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो बच्चों देखो, एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे पास एक ये मोलिकुलर फॉर्मूला है C2H6O, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है। अब देखो, इससे एक तो एल्कोहल बनता है, एथेनॉल बनता है। देखो CH3CH2OH, तो ये तो एल्कोहल है। देख लो, कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन ये, तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला एथेनॉल का है। और एक देखो, ये भी बनता है CH3OCH3। तो बच्चों ये देखो क्या है? ईथर है, ROR। इसमें भी देखो, कार्बन कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 और ऑक्सीजन 1, तो ये ईथर है। आ गई बात समझ में? तो देखो, ये इन दोनों के फॉर्मूले तो सेम है, दोनों का ये फॉर्मूला है ना, दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन प्रॉपर्टी अलग होगी। एल्कोहल अलग की अलग प्रॉपर्टीज होती है, बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस देता है। जबकि ईथर इससे अलग है, बॉइलिंग पॉइंट अलग, मेल्टिंग पॉइंट अलग, मतलब सारी की सारी प्रॉपर्टी इन दोनों की अलग अलग है। तो आइसोमेरिज्म नाम का मतलब तो समझ गए ना, कि वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग होती है। चाहे वो फिजिकल हो, चाहे केमिकल हो, कुछ भी हो, प्रॉपर्टीज क्या होगी? अलग अलग होगी। इसको हम उनको आइसोमर्स बोलते हैं और इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। बच्चों आ गई बात समझ में? तो हम इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि देखो, दोज कंपाउंड्स which have same formula but different properties called isomers, ठीक है। and the phenomena called आइसोमेरिज्म। तो बच्चों, आइसोमेरिज्म का मतलब तो समझ गए ना, कि जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या हो? सेम हो, लेकिन प्रॉपर्टी क्या हो? अलग अलग हो, उन्हें हम आइसोमर बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 प्रकार के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक तो बच्चों करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन सी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है बच्चों। एक तो स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखो, आइसोमेरिज्म कोई भी हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। अब देखो, नाम से स्पष्ट है, स्ट्रक्चरल यानी कि दोज कंपाउंड्स विच हैव सिमिलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर।
उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और कुछ ना कुछ अलग होगा, मतलब उनकी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ अलग होगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या अलग होगी? स्ट्रक्चर। जबकि स्टीरियो का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, कि दोज कंपाउंड्स विच हैव सिमिलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट हैव डिफरेंट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों नाम का मतलब समझ गए ना। अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से समझना बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म स्टार्ट करते हैं। देखो तो देखो बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का मतलब जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो। अब बच्चों ये हमें 6 टाइप की पढ़नी है। कितने टाइप की होती है? 6 टाइप्स की। ठीक है, फर्स्ट अपनी आती है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। क्या आती है बच्चों? आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म का मतलब वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में अलग अलग आयन देते हैं। सिंपल है, दोज कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ध्यान से समझना बच्चों, दोज कोऑर्डिनेट कंपाउंड विच हैव सिमिलर फॉर्मूला but give different ions in aqueous solution, कि जिनका फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में अलग अलग आयन देते हैं। तो बच्चों एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो हमारे पास एक एग्जांपल है, देखो ये कि कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, देखो NH3 Br और SO4। इट हैव 2 आयनाइजेशन आइसोमर्स, आयनाइजेशन आइसोमर, कि इसके 2 आयनाइजेशन आइसोमर्स है। तो बच्चों इसको पहले हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? देखो इसका एक तो ये हो जाएगा CONH3 और SO4 को बाहर कर दो। एक ये हो जाएगा बच्चों, Br को बाहर कर दो, SO4 को अंदर कर दो। तो CONH3 का 5 SO4 और बच्चों Br कहां हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। यानी कि अब इसको आप पानी में डालोगे ना, तो बच्चों आपको पता है ना कि अंदर वाला तो टूटता ही नहीं है। ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसके अंदर वाले बाहर नहीं निकलते हैं। जो बाहर वाला काउंटर आयन होता है या फिर आयनाइजेशन स्फीयर होता है, वही आयनाइज होता है। ठीक है ना बच्चों? तो जैसे आप इसको पानी में डालोगे ना, तो SO4 पर 2- और इस पर 2+ ये आयन बनेंगे। जब आप इसको पानी में डालोगे तो हेलोजन पर माइनस होना था ना, तो हेलाइड बनता है, तो ये Br- और ये प्लस। तो बच्चों देख लो अलग अलग आयन है कि नहीं है। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म आई कि नहीं है समझ में, कि दोज कंपाउंड्स विच हैव सिमिलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो इन दोनों का फॉर्मूला तो यही है, लेकिन इससे तो ये आयन बन रहे हैं और इससे ये आयन बन रहे हैं, लेकिन हमें प्रूव करना है। हम प्रूव कैसे करें कि इसमें इस ब्रैकेट के बाहर SO4 यानी कि सल्फेट आयन है और इसमें इस ब्रैकेट के बाहर ब्रोमाइड आयन है, ये प्रूव कैसे करें? तो देखो प्रूव करते हैं बच्चों। इसमें हम डालेंगे बेरियम क्लोराइड, ध्यान से समझना बच्चों, इसमें हम डालेंगे बेरियम क्लोराइड। तो बच्चों यहां पर बेरियम और ये SO4, बेरियम सल्फेट बनेगा कि नहीं बनेगा? बेरियम सल्फेट बनेगा, प्लस ये सल्फेट की जगह ये 2 क्लोरीन लग जाएंगे। ध्यान देना बच्चों, प्रूव कैसे करे? प्रूव कैसे करे कि इसमें सल्फेट बाहर है? तो बच्चों जैसे ही बेरियम क्लोराइड डालेंगे, ध्यान से समझना, यहां पर बेरियम सल्फेट बनेगा। और बच्चों बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है,
क्या होता है बच्चों? बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। और प्रेसिपिटेट का मतलब समझते हो ना, नीचे बैठना। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा ना, इसका मतलब हम ये समझ जाएंगे कि यह बेरियम सल्फेट है। जैसे ही बेरियम क्लोराइड डाला, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, हमें पता चल गया कि यह जो प्रेसिपिटेट है ये बेरियम सल्फेट का है। अब बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट है, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि SO4 है वो ब्रैकेट के बाहर है, क्योंकि अंदर वाला तो रिएक्शन कर ही नहीं सकता ना। तो बच्चों सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ कि ये जो SO4 है इस ब्रैकेट के बाहर है? आई कि नहीं आई बच्चों? बात समझ में आ गई ना। अब यहां पर प्रूव कैसे करें? तो बच्चों अगर हम इसमें बेरियम क्लोराइड डालेंगे ना, क्या डालेंगे? बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखो बेरियम ब्रोमाइड बनेगा। क्या बनेगा? बेरियम ब्रोमाइड, जो तो सोल्यूबल होता है। क्या होता है? सोल्यूबल। कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। जब इसमें बेरियम क्लोराइड डालेंगे बच्चों, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर बेरियम और यहां पर ब्रोमाइड, तो यहां पर बनेगा BaBr2 जो कि सोल्यूबल होता है। ठीक है ना बच्चों? तो देखो यहां पर एक है ना, तो यहां पर ये दो ले लेना रिएक्शन में। ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन इसमें ये रिएक्शन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेरियम क्लोराइड डालेंगे, बेरियम ब्रोमाइड बनेगा जो कि सोल्यूबल होता है, कोई उसका प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। तो बच्चों इसमें सिद्ध करने के लिए हम डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट। क्या डालेंगे बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट। तो Ag और Br, AgBr बनेगा। क्या बनेगा? AgBr प्लस Br की जगह NO3 लग जाएगा। CONH3 5SO4 और Br की जगह कौन लग गया बच्चों? NO3 लग गया। अब AgBr का होता है लाइट, ध्यान से सुनना, लाइट येलो प्रेसिपिटेट। अब अगर हल्का पीला यानी कि लाइट येलो प्रेसिपिटेट आता है, उससे हम ये समझ जाते हैं, क्योंकि AgBr का लाइट येलो प्रेसिपिटेट होता है, AgCl का व्हाइट होता है, जबकि AgI का सिल्वर आयोडाइड का डार्क येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो लाइट येलो प्रेसिपिटेट बनते ही हमें पता चल गया कि यह AgBr का है। और AgBr है, इसका मतलब Br जो है ना वो इस बार बाहर है, क्योंकि अगर अंदर होता तो वो रिएक्शन ही नहीं करता, प्रेसिपिटेट बनाता ही नहीं। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? आयनाइजेशन आइसोमरिज्म आ गई क्या, कि वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन जो एक्वस सॉल्यूशन में अलग अलग आयन देते हैं। तो इसके ये दो आइसोमर हो गए। अब सिद्ध कैसे करेगी? इसमें SO4 बाहर है और इसमें Br बाहर है, तो बेरियम क्लोराइड डालेंगे, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। इससे सिद्ध हो जाता है कि SO4 बाहर है, क्योंकि अगर अंदर होता तो रिएक्शन करता ही नहीं। ठीक है बच्चों, इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो AgBr का लाइट येलो बनेगा। तो ये बनता है, इसका मतलब Br बाहर है, क्योंकि अंदर होता तो रिएक्शन करता ही नहीं। तो बच्चों एक टाइप की आइसोमरिज्म आयनाइजेशन आइसोमरिज्म आई कि नहीं आई? समझ में आ गई ना? अगर आप ये समझ गए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट आइसोमरिज्म आती है लिंकेज आइसोमरिज्म। कौन सी? लिंकेज आइसोमरिज्म। तो बच्चों ध्यान से समझना, लिंकेज का मतलब लिगेंड अलग अलग तरह से लिंक होगा सेंट्रल मेटल एटम से। नेक्स्ट बच्चों सेकंड नंबर आती है आपकी लिंकेज आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म, लिंकेज का मतलब जानते हो ना, जुड़ना, यानी कि ऐसा लिगेंड जो अलग अलग तरह से जुड़ सकता है, वो लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा ना। तो बच्चों आप सोचो कि ऐसा कौन सा लिगेंड होता है जो अलग अलग तरह से जुड़ सकता है? तो बच्चों एम्बीडेंटेट लिगेंड, कि वे मोनोडेंटेट लिगेंड जिनके पास डोनर साइट तो दो होती है, लेकिन वो यूज क्या करता है? एक ही करता है। ठीक है ना? तो एम्बीडेंटेट लिगेंड ऐसा होता है जो दो तरह से जुड़ सकता है। आ गई ना बात समझ में? एग्जाम्पल करते ही समझ में आ जाएगा आपके। तो देखो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स शो दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। ठीक है ना?
कि वे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिनमें एम्बीडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं वो इस प्रकार के आइसोमरिज्म शो करते हैं। दोज कोऑर्डिनेट कंपाउंड इन विच एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर प्रेजेंट शो दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। ठीक है बच्चों, तो फॉर एग्जांपल अब एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं? एक तो आपका साइनो और इसका दूसरा रूप आइसोसाइनो, ठीक है ना, SCN थायोसाइनेटो और NCS आइसोथायोसाइनेटो, NO2 नाइट्रो ONO नाइट्राइटो, ठीक है ना, CNO साइनेटो कार्बन दे तो, और अगर नाइट्रोजन दे इलेक्ट्रॉन तो आइसोसाइनेटो। तो कोई भी एग्जांपल, एक एग्जांपल बता देता हूं। देखो जैसे मान लो हमारे पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड है NH3 5NO2 SO4, ठीक है ना बच्चों, और एक ये CONH3 5ONO, ठीक है ना, और SO4। तो बच्चों देखो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। देखो यहां पर ये वाला और ये वाला तो सेम ही है ना। यहां पर देखो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और यहां पर सेंट्रल मेटल एटम से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। ये बातें मैंने लिगेंडों के क्लासिफिकेशन में भी बताई है, ठीक है ना बच्चों। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड जिस कोऑर्डिनेट कंपाउंड के पास होता है वह लिंकेज आइसोमरिज्म शो करता है। तो एक बार देखो ये N से जुड़ गया और इधर किससे जुड़ गया? O से, सेंट्रल मेटल एटम। तो ये तो एकदम सिंपल है। आई कि नहीं आई बच्चों? बात समझ में आ गई ना। चलो नेक्स्ट अपनी आती है हाइड्रेट आइसोमरिज्म। कौन सी आती है? हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? हाइड्रेट का मतलब वाटर होता है ना। क्या होता है? वाटर। कि वे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिनमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं ना, H2O, वे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिनमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो हाइड्रेट आइसोमरिज्म शो करते हैं। कौन सी शो करते हैं? हाइड्रेट आइसोमरिज्म। एकदम सिंपल है बच्चों, बस ध्यान से आप समझते जाओ, एकदम सिंपल है। आई कि नहीं यही बात समझ में? हाइड्रेट का मतलब एग्जांपल देते समझ जाओगे। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है CrCl3 6H2O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इसे कंपाउंड्स बनाते हैं। तो एक बार तो तीनों Cl को बाहर कर देते हैं, ये लो H2O6 और Cl3। तो बच्चों इसका कलर होता है वॉयलेट, ठीक है ना। अब एक Cl को अंदर करो, एक H2O को बाहर करो, ठीक है ना। तो CrCl2, सॉरी एक Cl को ही करना है ना अंदर, ये लो Cl, H2O को बाहर कर दोगे तो 5 बचेंगे ना, ठीक है ना। क्योंकि देखो अंदर 6 ही रखने हैं। आपने वर्नर की थ्योरी में पढ़ा है ना, क्योंकि सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है वो फिक्स होती है, तो अंदर 6 रखने हैं। यहां पर H2O 6 है, एक H2O को बाहर निकालोगे तो एक Cl को आपको अंदर रखना पड़ेगा। तो बाहर कितने क्लोरीन बचे? 2 और एक H2O हो गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर अलग अलग होंगे। यानी कि वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर और बाहर वाटर मॉलिक्यूल के नंबर में अंतर होता है। कि इसके अंदर तो 6 वाटर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 5 है और बाहर 1 है। आगे बच्चों बात समझ में? तो ये होता है ब्राउन कलर का। कैसा होता है बच्चों? ब्राउन। एक और बना सकते हो आप। अब एक Cl को और अंदर ले आओ, CrCl2, तो अगर 2 क्लोरीन हो गए तो वाटर मॉलिक्यूल कितने बचेंगे? फिर 4 ही बचेंगे, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं हो सकती। अंदर 6 रहेंगे तो रहेंगे ही, ना ही कम ना ही ज्यादा। तो क्लोरीन बाहर 1 ही बचा, लेकिन बाहर H2O कितने हो गए? 2 हो गए ना। तो इसका कलर होता है ग्रीन कलर। कैसा होता है? ग्रीन कलर। तो बच्चों हाइड्रेट आइसोमरिज्म सबसे सिंपल है। आई कि नहीं समझ में? कि वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर और बाहर H2O के नंबर में अंतर होता है। मतलब H2O के मॉलिक्यूल्स अलग अलग संख्या में होते हैं। आ गई बच्चों बात समझ में? चलो नेक्स्ट
तो देखो तीन टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ ली है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म सिंपल कि वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में वो अलग अलग आयन देते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म यानी कि वे कंपाउंड जिनके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है वो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं, क्योंकि लिंकेज का मतलब जुड़ना। तो जुड़ने में अगर विभिन्नता होगी, अलग अलग टाइप से जुड़ेगा तो अलग अलग टाइप से तो एम्बीडेंटेट ही जुड़ सकता है, ठीक है ना। और हाइड्रेट का मतलब ब्रैकेट के अंदर और बाहर H2O के नंबर में अंतर हो तो वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट बच्चों अपनी आती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या आती है बच्चों? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या आती है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो बच्चों ध्यान से समझना। तो देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वे कंपाउंड शो करते हैं जिनके अंदर कैटायन भी कॉम्प्लेक्स होता है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स होता है। इनमें हमें लिगेंडो को चेंज करना है। सिंपल है, एग्जांपल देते ही समझ जाओगे बच्चों। तो देखो दोज कोऑर्डिनेट compounds show this isomerism in which cation and anion both are complex। तो हमारे पास ये कंपाउंड है बच्चों, देखो CONH3 6 CrCN6, ठीक है ना बच्चों। तो ये कंपाउंड है, तो इसमें करना कुछ नहीं है। इसका आप आइसोमर बनाओगे ना तो क्रोमियम के साथ साइनो जुड़ा हुआ है और कोबाल्ट के साथ अमोनिया यानी कि एमिन जुड़ा हुआ है, तो लिगेंडो को चेंज कर दो। CN मतलब साइनो को भेज दो कोबाल्ट के साथ और NH3 को भेज दो क्रोमियम के साथ। तो सिंपल है, लिगेंडो को चेंज करना है, ठीक है, तो कर दो। अब देखो बच्चों इसमें एक गड़बड़ होती है, वो ध्यान से समझो। तो आप CN को भेज दोगे बच्चों कोबाल्ट के साथ, किसके साथ? और NH3 को भेजोगे क्रोमियम के साथ। तो बच्चों देखो गड़बड़ क्या होती है, ध्यान रखना। अब आपको पता है कि लेफ्ट साइड हमेशा कैटायन आता है बच्चों, लेफ्ट साइड क्या आता है? हमेशा कैटायन आता है। तो अब देखो यहां पर ये वाला एनाइन हो गया क्योंकि CN पर माइनस चार्ज होता है जबकि अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता है। आई कि नहीं बात समझ में? अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता है जबकि CN पर माइनस होता है। CN पर माइनस है, इसका मतलब यह जो आपका कॉम्प्लेक्स है इस पर माइनस होगा, और हम जानते हैं माइनस वाला लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड लिखा जाता है। इसलिए बच्चों हमें लिगेंड चेंज नहीं करके आपको सेंट्रल मेटल एटम चेंज करना है। कहने का मतलब ये गलत है। आपको क्या करना है? लिगेंड NH3 को इधर ही रखना है क्योंकि इधर वाला कैटायन होता है। क्या होता है? कैटायन। इसलिए आपको इसको ऐसे बनाना है कि उस Cr को इधर ले आओ, CrNH3 6, और इस कोबाल्ट को उधर ले जाओ, COCN6। तो बच्चों आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो देखो ये लिगेंड आइसोमेरिज्म मैंने नोट्स में लिखी नहीं है, तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना। एकदम सिंपल है और इनके बारे में पूछा भी नहीं जाता है। बस ये जो 4 आइसोमेरिज्म अब तक आपने पढ़ी है ना, ये ही नोट्स में मैंने लिखी है, ठीक है ना। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म बच्चों आती है लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म ध्यान से समझना बच्चों कि दोज कंपाउंड्स इन विच लिगेंड शो आइसोमेरिज्म, लिगेंड ही आइसोमेरिज्म शो करता है। लिगेंड शो आइसोमेरिज्म कैसे करेगा बच्चों? एग्जांपल समझ लो। जैसे मान लो हमारे पास लिगेंड है क्लोरोफेनिल। क्या है बच्चों? क्लोरोफेनिल लिगेंड है। तो बच्चों ये क्लोरोफेनिल कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का हो सकता है। एक तो कि ऑर्थो पोजीशन पर, देखो यहां से तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरो हो सकता है, एक मेटा पोजीशन पर क्लोरो हो सकता है, और एक
पैरा पोजीशन पर क्लोरो हो सकता है ना। तीनों है तो सेम ही, लेकिन क्लोरीन की पोजीशन अलग अलग होगी ना, तो ये आइसोमरिज्म तो शो करेंगे ना। तो एग्जांपल लिख लो ये लो कि CONH3 5 और इसको रिंग को क्या बोलेंगे हम, C6H4 क्या बोलेंगे, C6H4। और क्लोरीन लगा हुआ है कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो पर। एक तो ये हो गया, ठीक है, तो इस पर 3+ चार्ज आ जाएगा, है ना। और दूसरा क्या कौन सा हो जाएगा, CONH3 5 C6H4 और क्लोरीन कौन सी पोजीशन लगा हुआ है, मेटा पर लगा हुआ है, ठीक है ना। एक ये हो जाएगा CONH3 का 5 और C6H4 और Cl, क्लोरीन कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है, 3+, क्या बच्चों 3+। आई कि नहीं, यही बात समझ में। कहने का मतलब वे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिनमें लिगेंड खुद आइसोमरिज्म शो करता है ना, तो इस प्रकार के आइसोमरिज्म को हम लिगेंड आइसोमरिज्म कहते हैं। और सिंपल है, लिगेंड कैसे कर सकता है, क्लोरोफेनिल है, ठीक है, सिंपल सी बात है कि इसका फॉर्मूला तो यही होगा ना कि देखो इस पोजीशन पर तो कोई ना कोई जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपका क्लोरीन यहां लगा हुआ हो सकता है, यहां लगा हुआ हो सकता है, यहां लगा हुआ हो सकता है, तो 3 पॉसिबिलिटीज है इसमें। तो बच्चों आई कि नहीं, यही बात समझ में है। आगे क्या बच्चों, अब देखो नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। तो 6th है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक है बच्चों। तो ये आइसोमरिज्म कौन शो करते हैं, देखो इसके बारे में वैसे पूछा भी नहीं जाता। जिसमें ब्रिज लिगेंड होते हैं, वे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिनमें ब्रिज लिगेंड होते हैं ना, तो वो ये आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो ब्रिज लिगेंड के बारे में मैंने आपको नोमेनक्लेचर में बताया था। तो इसका देखो एकदम सिंपल है, हमारे पास मान लो ये कंपाउंड है H2O4CO NH2 NO2 CONH3 4 और Cl4, ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ये दोनों ब्रिज लिगेंड है। तो ये कैसे शो करेगा, कैसे शो कर सकता है बच्चों, तो सिंपल है, इसका H2O है ना, इसके पास ले जाओ, इसका NH3 इसके पास लाओ, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, यानी कि एक NH3 इधर आ गया और H2O कितने बचे, 3 बचे, ठीक है, NH2 NO2 CO और इसके पास NH3 कितने बचे बच्चों बताओ, 3 बचे ना, और एक आ गया, कौन आ गया, H2O। तो फॉर्मूला तो सेम ही है, किया क्या है, एक NH3 इधर और एक H2O उधर और Cl4, तो है तो एकदम सिंपल ही, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर अपनी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कंप्लीट हो जाती है। तो आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखो आइसोमरिज्म का मतलब वे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम होते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज अलग होती है, उन्हें हम आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमिना को हम आइसोमरिज्म बोलते हैं। अब बच्चों कोऑर्डिनेट कंपाउंड 2 टाइप के आइसोमरिज्म शो करते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का मतलब वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग। और स्टीरियो आइसोमरिज्म का मतलब वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है, सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर लिगेंडो की जो व्यवस्था है, लिगेंडो का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग होगा, ठीक है बच्चों। तो ये स्टीरियो आइसोमरिज्म तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के 6 टाइप है, ठीक है। एक तो अपना फर्स्ट है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम, एक्वस सॉल्यूशन में अलग अलग आयन देते हैं। सेकंड अपना लिंकेज आइसोमरिज्म की जिनमें एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, वो लिंकेज आइसोमरिज्म शो करते हैं। तीसरा हाइड्रेट आइसोमरिज्म, यानी कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर H2O मॉलिक्यूल्स के नंबर अलग अलग होंगे। चौथा कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म का मतलब कि जिनमें कैटायन भी कॉम्प्लेक्स होता है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स होता है, तो लिगेंड आपको चेंज करने हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आती है अपनी लिगेंड आइसोमेरिज्म, जिसमें लिगेंड आइसोमेरिज्म शो करता है, खुद करता है। और अपनी लास्ट आती है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये ब्रिज लिगेंड होते हैं ना, ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो बच्चों, यदि आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।